ट्रांसफार्मर का मैसेज आपने दिया है, नहीं कराया था, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर। क्या स्टार्ट करेंगे? पहले ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर इंडक्शन के पास भी कराऊंगा मैं। नहीं करवाया था, ठीक है उसे, ठीक। रुको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। ट्रांसफार्मर की अगर आप बात करते हैं, जितना आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था A2 के अंदर भी उतने ही ट्रांसफार्मर है। नॉर्मली आपने दो टाइप्स पढ़ी थी, एक कहलाता था स्टेप अप, एक कहलाता था स्टेप डाउन। स्टेप अप की मदद से आप कम वोल्टेज को इस्तेमाल करते हुए वोल्टेज को ज़्यादा कर लिया करते थे, और एक होता था स्टेप डाउन। स्टेप डाउन के अंदर एक्चुअली में आप हाई वोल्टेज को इस्तेमाल करते हुए लो वोल्टेज किया करते थे। आपको जो बैटरी का मोबाइल की जो बैटरी का जो मोबाइल का चार्जर होता है, दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है आपके पास? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो अगर मैं ट्रांसफार्मर के लिहाज से बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट बनता था ट्रांसफार्मर का पूरा। ए यहाँ से ये आपके पास पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर की शीट है। तो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अगर ट्रांसफार्मर की बात करना चाहते हो तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेंज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक्चुअल में वो डिवाइस होती थी जिसकी मदद से मैं आपके पास क्या कर सकता था, वोल्टेज को चेंज कर सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सकता हूँ और ईएमएफ को चेंज कर सकता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ईएमएफ आपके पास एक ही यूनिट्स हैं, इन सबकी यूनिट होती है वोल्ट्स। तो दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू चेंज वोल्टेज स्लैश पोटेंशियल डिफरेंस स्लैश ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। इट हैज़ टू टाइप्स। टाइप्स इसकी मैंने आपको दो बताई हैं जो आपके पास पढ़ी थी आपने वो लेवल्स में। पहली कहलाती थी स्टेप अप, दूसरी कहलाती थी स्टेप डाउन। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होगा बाय विच वी कैन इंक्रीज वोल्टेज, पीडी और ईएमएफ। तो स्टेप अप की अगर आप डेफिनेशन कोट करना चाहते हो तो स्टेप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होगा जिसकी मदद से मैं वोल्टेज को क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। आपके घर के अंदर जो स्टेबलाइजर लगा होता है, नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर या कराची में वोल्टेज अगर 220 की सप्लाई है तो 180 190 आ रहा होता है। तो आप क्या करते हो, अपने वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हो, तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हो। तो आपके घर के अंदर जो स्टेबलाइजर होता है वो एक्चुअल में स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मगर वो ड्यूल मोड में काम करता है। अगर वोल्टेज 240 से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपके पास ट्रांसफार्मर से एक आवाज़ आती है रिले की, टक सी, जो आपके पास रिले स्विच करता है स्टेप अप से स्टेप डाउन में। तो स्टेप अप क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करेगा। स्टेप डाउन क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करेगा। तो ये 5 लाइनें आपने लिखनी है। पहली डेफिनेशन ट्रांसफार्मर की लिखनी है, उसके बाद टाइप्स लिखनी है, एक स्टेप अप है एक स्टेप डाउन है। स्टेप अप की डेफिनेशन क्या होती है, अ ट्रांसफार्मर विच इज यूज्ड टू इंक्रीज वोल्टेज। और स्टेप डाउन क्या होगा, अब बताओ खत्म हुई, ये वैसे ही है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होगा वो एक्चुअली में वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा होगा, और स्टेप अप जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा होगा। सही है, ठीक है। कितने, 1 2 3 4 5 लाइनें, 5 मिनट में हो जाएगा ये कॉपी? ये बताओ। स्टेप अप की डेफिनेशन क्या है, दैट ट्रांसफार्मर बाय विच वी कैन इंक्रीज वोल्टेज स्लैश पीडी स्लैश ईएमएफ। स्टेप डाउन क्या होगा, बाय विच वी कैन डिक्रीज वोल्टेज, राइट। आप या तो वोल्टेज इंक्रीज कर रहे होते हैं या वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे होंगे। तो स्टेप अप की मदद से वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे, स्टेप डाउन की मदद से वोल्टेज क्या करोगे, डिक्रीज कर रहे होगे। एक मिनट।
सर ये भेज दूंगा। हाँ, डायग्राम अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ये डायग्राम आपके पास है स्टेप अप की, क्योंकि आपको यहाँ पे देखें वोल्टेज का आ रहा है कम नज़र, ये देखें, ये आपका इनपुट वोल्टेज है। अगर इस तुम डायग्राम को देखते हो तो इस डायग्राम के अंदर आपके पास ये डायग्राम शो कर रही है स्टेप अप को। किसको शो कर रही है आपके पास? स्टेप अप को। क्योंकि आपके पास ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर की इनपुट सप्लाई, ये देखिए जहाँ मेरा कर्सर है, ये आपके पास इनपुट वोल्टेज था। ये आपके पास प्राइमरी कॉइल है, ये देखें प्राइमरी कॉइल मैंने मार्क किया हुआ है ग्रीन से, राइट। तो जब आप इसको इनपुट दोगे प्राइमरी को, तो एक्चुअल में आउटपुट के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स आपको ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये कहलाती थी सेकेंडरी कॉइल। आपका वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब होगा अगर आपका वोल्टेज था 180, तो 180 से बढ़ के कितना हो जाएगा 220। इसका मतलब होगा 180 आपकी इनपुट थी, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने वोल्टेज इंक्रीज कर दिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए? प्राइमरी कॉइल का मतलब पता होना चाहिए, सेकेंडरी कॉइल का मतलब पता होना चाहिए। ये जो आपके पास आयरन की सॉफ्ट आयरन कोर की लेयर है, आपको मल्टीपल लेयर नज़र आ रही है। कितनी लेयर नज़र आ रही है? मल्टीपल लेयर्स नज़र आ रही हैं। तो ये मल्टीपल लेयर्स के ऊपर जो है वो आपके पास कॉपर वायर को रैप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। और उसको सप्लाई अटैच कर देते हैं एसी सप्लाई के साथ। मैं यहाँ पे एसी सप्लाई दिखा सकता हूँ, ये देखिए मैंने एसी सप्लाई दिखा दी। साइज में इसका थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो। एसी सप्लाई के साथ हमेशा, एसी सप्लाई के साथ आप लगाओगे प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी के साथ जो चीज़ लगेगी उसको बोलते थे आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट। तो प्राइमरी कॉइल हमेशा आपके पास इनपुट से कनेक्ट होगी और सेकेंडरी कॉइल हमेशा आउटपुट से कनेक्ट होगी। ये देखें, ये मैंने एक सर्किल बना के एक साइन वेव बना दी है। तो एक्चुअल में ये जो एसी सप्लाई है वो ये इनपुट दे रही होगी। तो आउटपुट के ऊपर आपके पास लगा होगा एक रजिस्टर। क्या लगा होगा? एक रजिस्टर। और रजिस्टर को आपने ज्वाइन करना होता है सीआरओ के साथ। किसके साथ ज्वाइन करना होता है? सीआरओ के साथ। तो ये जो चीज़ है इसको मैं कह रहा हूँ सीआरओ। तो आपकी सीआरओ के ऊपर आउटपुट ये जनरेट हो रही होगी, ये कॉन्सेप्ट है। तो याद रखें आउटपुट जो होगी वो हमेशा लोड के साथ, आउटपुट के साथ हमेशा लोड लगा होगा और लोड के ऊपर लगा होगा सीआरओ, ताकि आप आउटपुट चेक कर सको सीआरओ के ऊपर। और इनपुट कनेक्ट होगी, प्राइमरी कॉइल कनेक्ट होगी एसी सप्लाई के साथ। दैट इज़ योर एसी सप्लाई एंड दैट इज़ योर आउटपुट। तो ट्रांसफार्मर की वजह से आप कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज कर सकते थे। ये इसकी पूरी डायग्राम थी। वैसे मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। अगर आप लोग को अच्छी बातें लिखने की आदत है, क्योंकि अपने हाथ से जो बंदा नोट्स लिखता है उसका फ़ायदा अलग है। तो स्टेप अप के अंदर, ये स्टेप डाउन के अंदर डायग्राम सेम बनेगी, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाएंगे। एक में प्राइमरी में कम टर्न्स होंगे, सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न्स होंगे, तो उसको बोलते थे स्टेप अप। ये आपके पास स्टेप अप की डायग्राम है। तो आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं। वैसे मैं इसकी पीडीएफ बना के भेज दूंगा। तो आपके पास 180 वोल्ट से आपके पास 220 वोल्ट्स मिल रहा होगा, दैट इज कॉल्ड स्टेप अप। फॉर्मूला स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के लिए सेम है। तो ये आपके पास स्टेप अप था। अगर मैं स्टेप डाउन की बात करूं, तो स्टेप डाउन के अंदर सेम यही डायग्राम बनेगी, मगर आपके पास फर्क क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स जो हो जाएंगे वो सेकेंडरी में कम हो जाएंगे और प्राइमरी में डायग्राम ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब बनेगा अगर मैं इसी डायग्राम के अंदर चेंजेस करना चाहूँ, या दूसरी डायग्राम दिखाता हूँ मैं तुम्हें जो स्टेप अप की है, सॉरी स्टेप डाउन की है, मैंने लाइन खींची हुई है। ये आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आ गया। मैंने पहले भी कहा था कि लोड को जो है वो आपके पास इस तरह से मार्क कर सकते थे। ये स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन के अंदर ये देखिए नंबर ऑफ टर्न्स जो है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। आपके पास एक साइड पे आपको नंबर ऑफ टर्न्स कम नज़र आ रहे हैं, एक साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये जो कहलाएगी, ये तुम्हारी क्या कहलाएगी? प्राइमरी कॉइल। ये कहलाती है तुम्हारी प्राइमरी। ये तुम्हारी एसी सप्लाई, राइट। ये तुम्हारी प्राइमरी कॉइल है। और ये तुम्हारी है सेकेंडरी कॉइल। वो 3D डायग्राम थी, ये नॉर्मल डायग्राम है। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे मैनी टर्न्स होंगे, यहाँ पे फ्यू टर्न्स होंगे। और ये तुम्हारा लोड है। मैंने कहा था ए लेवल्स के अंदर लोड आपके पास इस तरह से बनता है, मगर रजिस्टर को ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, रजिस्टर को ऐसे भी मार्क कर सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर सीआरओ लगाएंगे, तो जब आप उसके ऊपर सीआरओ लगाओगे तो आपके पास आउटपुट डेवलप होने लगेगी।
तो ये एक स्टेप डाउन की डायग्राम है। तो स्टेप डाउन की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन आपके पास वहीं लिखी हुई थी ऊपर, स्टेप अप के साथ ही, अ ट्रांसफार्मर इन विच आउटपुट वोल्टेज इज लेसर देन इनपुट वोल्टेज। तो अगर मैं खाली स्टेप डाउन की बात करना चाहूँ तो मैं डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकता हूँ स्टेप डाउन की, अ ट्रांसफार्मर को मैं साइज बड़ा कर दूँ इसका, बहुत छोटा है ये, स्टेप डाउन की बात कर रहा हूँ मैं। अ ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन की बात कर रहा हूँ। अ ट्रांसफार्मर whose output voltage is lesser than input voltage। तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम हो, आउटपुट वोल्टेज इज लेसर देन, आउटपुट वोल्टेज इज लेसर देन इनपुट वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो वो आपके पास क्या कहलाता है? स्टेप अप कहलाता है। तो अगर डेफिनेशन आएगी तो डेफिनेशन ये लिखनी पड़ेगी, ट्रांसफार्मर हुज आउटपुट वोल्टेज इज लेसर देन इट्स इनपुट वोल्टेज। क्योंकि आउटपुट वोल्टेज कम क्यों होते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम होते हैं और प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं। और इसकी डेफिनेशन बनेगी जिसके आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो इनपुट वोल्टेज से, दैट इज कॉल्ड स्टेप अप। ये देखिए दो डायग्राम दिए मैंने, स्टेप अप की जो वो सारी की सारी 3D डायग्राम दी है और स्टेप डाउन की नॉर्मल डायग्राम है। इस नॉर्मल डायग्राम से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे आपके पास AC सप्लाई ज़्यादा थी, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो थी आउटपुट इनपुट ज़्यादा थी और आउटपुट क्या हो गई है आपके पास? कम हो गई है। तो अगर आउटपुट कम हो जाएगी और इनपुट ज़्यादा थी तो इसका मतलब होगा दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन। तो ये आपके पास ये स्टेप डाउन होगा, ये इसकी इनपुट है, तो इनपुट ज़्यादा है और ये आपके पास आउटपुट, आउटपुट कम है। तो अगर आप यहाँ पे आपके पास रिलेशन लिखना चाहते हैं स्टेप डाउन का, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो आपके पास वोल्टेज भी होगा प्राइमरी का, वो ग्रेटर होगा सेकेंडरी से, मगर करंट रिवर्स होगा। आईपी जो होगा वो कम होगा आईएस से। ये तीन आपके पास रिलेशन है किसके? स्टेप डाउन के। नंबर ऑफ टर्न्स आपको डायग्राम से नजर आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है प्राइमरी में, सेकेंडरी में कम है, तो वोल्टेज भी प्राइमरी में ज़्यादा होगा सेकेंडरी में कम होगा। मगर करंट प्राइमरी में ज़्यादा होगा, नहीं, करंट जो होगा प्राइमरी में कम होगा सेकेंडरी में ज़्यादा होगा। इसको बोलते थे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर मैं स्टेप अप की बात करता तो मैं यहाँ पे क्या रिलेशन लिख सकता हूँ? ये देखें, VP इज ग्रेटर देन VS, VP इज लेसर देन VS। तो इसका मतलब होगा आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेप डाउन। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं स्टेप डाउन की, स्टेप अप की बात कर रहा था। तो प्राइमरी के वोल्टेज कम होंगे सेकेंडरी के ज़्यादा होंगे, तो करंट इन्वर्सली होता था, तो करंट प्राइमरी का ज़्यादा हो जाएगा सेकेंडरी का कम हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो आपके पास क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो वोल्टेज के साथ रिलेशन में थे। तो आपको ये तीन रिलेशन लिखने पड़ेंगे किसके हिसाब से? स्टेप अप के हिसाब से, और तीन रिलेशन लिखने पड़ेंगे स्टेप डाउन के हिसाब से। ये तीन रिलेशन है स्टेप अप के। उसके बाद मैं इनके फॉर्मूले लिखूंगा, उनके फॉर्मूले को ड्राइव कराऊंगा। फिर फॉर्मूले वही जो आपने एएस में पढ़े थे, ओ लेवल्स में पढ़े थे, मगर शायद ड्राइव ना किया, A2 में ड्राइव करेंगे। अब मैंने एनपी का मतलब नीचे बताया हुआ है। एनपी का मतलब होता था नंबर ऑफ टर्न्स, ये देखिए नीचे मतलब लिखा हुआ है सबका मैंने। एनपी का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। वीपी और ईएपी का मतलब है वोल्टेज इन प्राइमरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी। आईपी का मतलब बनेगा करंट इन प्राइमरी एंड करंट इन सेकेंडरी। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है?
यहाँ तक कॉपी कर लिया आपने? अगर यहाँ तक कॉपी कर लिया है तो फिर आपके पास इसके 3 फॉर्मूले बनेंगे। स्टेप अप की डेफिनेशन लिखी हुई है, ट्रांसफार्मर हुज आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इट्स इनपुट वोल्टेज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेप अप। अब ये 3 फॉर्मूले आते किस तरह से वो मैं बताता हूँ। नहीं सर, कॉपी करने का थोड़ा टाइम तो दें, ऊपर स्क्रॉल कर दें। चलो ठीक है, ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। साइज में इसका छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ नज़र आ जाए। ये यहाँ से, और ये फिर आपके पास यहाँ मूव होगा, ये पूरा था। तो जो कॉपी कर रहे कॉपी कर ले, वरना मैं इसकी पीडीएफ भेज ही दूंगा आपको। मगर फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। फॉर्मूले कैसे ड्राफ्ट करूंगा बताता हूँ मैं भी। जब हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना। ये है रिलेशन। स्टेप डाउन के अंदर 3 रिलेशन है, एनपी एनएस का, वीपी वीएस का, आईपी आईएस का। नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज डायरेक्टली है। अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज भी प्राइमरी में ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब होगा नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन है, मगर करंट और वोल्टेज का इन्वर्स रिलेशन है। तो आपके पास 3 रिलेशन है। पहला रिलेशन है एनपी का। एनपी अगर ग्रेटर होगा एनएस से तो वीपी भी ग्रेटर होगा वीएस से, मगर आईपी लेसर होगा आईएस से। तो इस रिलेशन से पता चल रहा है कि इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ कहता था करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। मैं आयदल आसिन साहब वही तो कह रहा हूँ आपसे, इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ ओबे नहीं करता, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, जबकि यहाँ पे इन्वर्स हो रहा है, वोल्टेज के बढ़ने से करंट कम हो रहा है। अब मैं प्रूफ करता हूँ कैसे हो रहा है ऐसे। तो ये 3 रिलेशन आपके पास है स्टेप डाउन के। इसी तरह 3 रिलेशन बनेंगे आपके पास स्टेप अप के भी। यही 3 रिलेशन होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, एरो चेंज आएंगे। इससे वापस ले लेना है, डीलर से ये लो, या अपनी माँ को वापस करना। कहाँ है ये क्लास में, वापस करना, लगाओ। और अपना क्लास इसी में लिया करो। आ गई आवाज सही? आ गई है? जी कर लिया कॉपी। अब ड्राइव कराओ इन फॉर्मूलों को। ये फॉर्मूले आए कैसे? अब देखिए, मैंने फॉर्मूले 3 लिखे थे नीचे। 3 फॉर्मूले कौन कौन से लिखे थे मैंने? रिलेशन तो ये था, और इन रिलेशन को देखते हुए मैंने 3 फॉर्मूले लिख रहे थे जो आपने ओरियोस में पढ़े थे। वही फॉर्मूले ए टू में भी है, मगर ए टू में इनकी डेरिवेशन भी है। वो 3 रिलेशन थे स्टेप डाउन के, ये 3 रिलेशन आ गए स्टेप अप के। और इनका मतलब मैंने बता दिया है कि वीपी का मतलब क्या है, वीएस का मतलब क्या है, एनपी का मतलब क्या है, एनएस का मतलब क्या है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है? एनपी अपॉन एनएस। ये देखें, एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल्स टू वीपी अपॉन वीएस, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, और आईपी अपॉन आईएस, ये मेजर फॉर्मूला है। अब इन तीनों को रिलेट करते हुए मैंने 3 फॉर्मूले बना दिए। एक फॉर्मूला मैंने नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का बनाया,
तो एनपी अपॉन एनएस बराबर होगा वीपी अपॉन वीएस के, जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया है पहले फॉर्मूले को। दूसरा फॉर्मूला मैंने येलो से मार्क किया है, वो आपके पास करंट और वोल्टेज का है। तो वीपी अपॉन वीएस बराबर होगा, वीपी अपॉन वीएस बराबर होगा आई एस अपॉन आई पी। ये इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है आपके पास? ये क्या शो कर रहा है? इनवर्स रिलेशन। अभी इनवर्स कैसे बनेगा बताता हूँ मैं, राइट। ये शो कर रहा है डायरेक्ट रिलेशन। ये डायरेक्ट रिलेशन है डी आर, डायरेक्ट रिलेशन। ये भी आपके पास इनवर्स रिलेशन है। नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर है तो आई पी नीचे। तो अगर आपके पास एन एस होगा तो बराबर होगा आई एस के, तो एन पी अपॉन एन एस बराबर होगा आई एस अपॉन आई पी के। तो अगर आप इन फॉर्मूला को ड्राइव करना चाहते हो तो इसकी डेरिवेशन के लिए मुझे एक नया पेज इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। वो पेज क्या है आपके पास? ये पेज है। एग्जामिनर बोलते हैं शो करके बताओ पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या था आपके पास? साइज में इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एग्जामिनर बोलते हैं फर्स्ट फॉर्मूला था। फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? शो दैट, पहला फॉर्मूला आपने लिखा था वीपी अपॉन वी एस बराबर था एनपी अपॉन एनएस के। ये फॉर्मूला प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला प्रूव करना चाहते हो तो आपको इस्तेमाल करने को पड़ेगा फैराडेज लॉ। क्या था फैराडेज लॉ, किसी को याद है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, हसीब शाहिद साहब, क्या था फैराडेज लॉ? सलीना साहिबा, उजैर, यमुना, सफान, हसन एम खान, क्या डिफाइन करते थे फैराडेज लॉ? The EMF in any coil, induced EMF in any coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux. EMF is directly proportional to आपके पास rate of change of magnetic flux. तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और जब डायरेक्टली खत्म करते थे तो आप लगाते थे EMF बराबर होगा माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। ये था आपके फैराडेज लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन। तो आपके पास माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फैराडेज लॉ। तो ये फैराडेज लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन थी, राइट। तो आपके पास ट्रांसफार्मर के अंदर कितनी कॉइल्स होती हैं? ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती हैं। तो अगर मैं प्राइमरी कॉइल पे फैराडेज लॉ अप्लाई करूं तो आपके पास मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर प्राइमरी कॉइल। तो अगर मैं प्राइमरी कॉइल पे फैराडेज लॉ इस्तेमाल करता हूँ, सर मैं बताने वाला था, आपने बता दिया, चलें ठीक है कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो आप लिख सकते हैं ईपी। ईपी का मतलब बनेगा ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल्स टू माइनस एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इनटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बन गया किसके लिहाज से? प्राइमरी कॉइल के लिहाज से। फॉर सेकेंडरी कॉइल, तो अगर मैं सेकेंडरी कॉइल के हिसाब से बात करता तो आई कैन राइट ई एस। ई एस का मतलब बनेगा ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल्स। तो आपके पास सेकेंडरी कॉइल के लिहाज से बनेगा ई एस इज इक्वल्स टू माइनस एन एस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दूं तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसका मतलब बनेगा ई पी अपॉन ई एस बराबर हो जाएगा माइनस एन पी डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय माइनस एन एस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी से पूरा का पूरा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपके पास ई पी अपॉन ई एस बराबर हो जाएगा एन पी अपॉन एन एस। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला। तो आपने ओ लेवल्स के अंदर फॉर्मूला याद तो किया था डायरेक्ट, मगर ड्राइव आप ए2 में कर रहे हैं। कितना टाइम दूं कॉपी करने के लिए? समझ में आ गया? तो अगर आप फैराडेज लॉ इस्तेमाल करोगे तो आपके पास पहला फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। अब ई का मतलब था ईएमएफ, तो वी का मतलब होता है वोल्टेज, और वोल्टेज और ईएमएफ सेम ही चीज़ है।
पिछली स्लाइड दिखा दें सर। पिछली स्लाइड में ये रहा बेटा, ये आगे पिछली स्लाइड, ए ये रही पिछली स्लाइड, और इसकी डेरिवेशन ये की हुई है मैंने यहाँ पे, ये देखें। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, तो इज इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। प्राइमरी के लिए ई पी बराबर होगा माइनस एन पी डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। सेकेंडरी के लिए ई एस बराबर होगा माइनस एन एस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू, इन दोनों को डिवाइड किया, माइनस से माइनस कैंसिल किया, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी कैंसिल किया, तो ई पी अपॉन ई एस बराबर होगा एन पी अपॉन एन एस बराबर होगा वी पी अपॉन वी एस। ई पी और वी पी का मतलब सेम है, ई एम एफ ऑफ वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। अब सेकंड फॉर्मूला देखो कैसे ड्राइव होगा। सेकंड फॉर्मूला था करंट और वोल्टेज का, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। अब देखें, अगर आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए वीपी अपॉन वी एस बराबर है आई एस अपॉन आई पी के लिए। मैंने कहा था डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ भी नहीं करता। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा? एक आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होगा जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी। अगर एफिशिएंसी 100% है तो नो पावर लॉस, तो अगर पावर लॉस नहीं होगा तो पावर ऑफ प्राइमरी बराबर होगी पावर ऑफ सेकेंडरी के। पावर का अपना फॉर्मूला था वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, उसका मतलब हो जाएगा पावर ऑफ प्राइमरी का हम लिख सकते हैं वीपी मल्टीप्लाई बाय आईपी, दैट शुड बी इक्वल्स टू वी एस मल्टीप्लाई बाय आई एस। तो अगर मैं वीपी अपॉन वी एस करूँ तो आई एस अपॉन आई पी हो जाएगा, तो इस तरह आप सेकंड फॉर्मूला ड्राइव कर पाएंगे। और पहले और दूसरे फॉर्मूले को अगर इक्वेट कर देंगे तो तीसरा फॉर्मूला शो हो जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला इक्वेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो अगर आप तीसरा फॉर्मूला प्रूव करना चाहते थे तो आपने पहले फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले को इक्वेट करना है, खुद ब खुद तीसरा फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। 5 मिनट दूँ इस पूरे को कॉपी करने के लिए। पहले पहला फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फैराडेज लॉ से, दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे पावर से, और तीसरा फॉर्मूला पेपर में कभी आया ही नहीं प्रूफ करने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर को पहले पहला और दूसरा फॉर्मूला लिख के देना पड़ेगा थर्ड फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए। क्योंकि आपने पढ़ा था वीपी अपॉन वी एस बराबर है एनपी अपॉन एन एस के, ये फॉर्मूला नंबर 1 था। फॉर्मूला नंबर 2 था वीपी अपॉन वी एस बराबर था आई एस अपॉन आई पी के। तो अगर मैं 1 और 2 को इक्वेट करूँ तो आपके पास एन पी अपॉन एन एस बराबर हो जाएगा आई एस अपॉन आई पी के, तो एन पी अपॉन एन एस बराबर होगा आई एस अपॉन आई पी। तो पेपर में ज़्यादातर या तो वीपी वाला आ रहा होता है, करंट और वोल्टेज का आएगा, या नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का आएगा। फर्स्ट और सेकंड ड्राइव करने को आते हैं। उसके बाद मैं इसके पास पे स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और 2-3 रीजनिंग आती है, वाई कॉपर वायर इज यूज इन ट्रांसफॉर्मर। कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं, और इसका आंसर बताएंगे हस्तान अहमद खान साहब। माइक अपना ऑन करके बताएं इसका आंसर। वाई इन ट्रांसफॉर्मर कॉपर वायर इज यूज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में वाई वी आर यूजिंग कॉपर वायर। 1 मार्क की आती है रीजनिंग, तो मैं नाम ले लेके पूछूंगा, आपने बताने। प्राइमरी कॉइल कॉपर की बनी होती है, सेकेंडरी कॉइल भी कॉपर की, वाई? सर क्योंकि कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बिल्कुल सही है, ये आंसर मार्किंग में लिखा था, बिकॉज इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मिनिमम हीट लॉस। वाई देर इज अ गैप, हस्तान अरशद आप बताएंगे आंसर। वाई देर इज अ गैप बिटवीन टू लेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें। इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा करूँ तो आपको गैप नजर आएगा दो ट्रांसफॉर्मर की। ये जो दो ट्रांसफॉर्म, एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर डिफरेंट लेयर हैं, हाँ। इस लेयर के बीच में गैप क्यों है, ये देखें। ये मैं पूरा सॉलिड भी तो ले सकता था,
रेक्टेंगल पूरा मैं सॉलिड ले सकता था। मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी कि मैंने डिफरेंट लेयर्स को एक साथ ज्वाइन किया है और उसके बाद उस पर कॉपर वायर ऐड किया है। ये देखें, आपको डायग्राम के अंदर चेंजेस नजर आ रहे होंगे। मैंने किया क्या था, मैंने आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर की 40 या 50 लेयर ली हैं और इन सबको ज्वाइन करने के बाद इस पर कॉपर वायर ऐड किया है। ये देखें, आपको गैप नजर आ रहा है थोड़ा सा 3D मीन्स डायग्राम में। 50 लेयर्स की हर एक के अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा ना, तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छा है वो। नहीं, तो अगर सॉलिड ले लेता मैं एक ही, तो उसमें तो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता। ये आंसर नहीं है इसका। गुड क्वेश्चन। सवाल क्या था, पहले सवाल तो सुन लो। वाई देर इज अ गैप बिटवीन टू लेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सवाल मेरा ये है। ट्रांसफॉर्मर की दो लेयर के बीच में गैप क्यों रखते हैं, इनको जोड़ के क्यों नहीं रख सकते। वाई देर इज अ गैप बिटवीन टू लेयर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये पास पेपर का मोस्ट रिपीटेड सर सवाल है। रेजिस्टेंस कम करने के लिए। कौन से सर रेजिस्टेंस। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी ना एक साथ, पड़ तो जाएगा फिर ट्रांसफॉर्मर। नहीं, अगर करेंगे डायरेक्शन सेम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ेगी, जो हसन अरशद कह रहा था, सही कह रहा था पहले हसन अरशद। ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस का कुछ होता है, ये रेजिस्टेंस ना ज्यादा हो जाती, गर्म हो जाता है। एडी करंट पढ़ा था आपने, गर्म होने वाली मैंने बात सही है, एडी करंट मतलब पढ़ा था मैं आपने। सही बोल रहा हूँ ना सर, ये गर्म हो आधी जाता है। बात, आधी बात बोल रहे हैं, सही बस आधी बात हो बस गई मैं बिल्कुल। सही हूँ। पेपर में मैं समझा दूँ एग्जामिनर को। मुझे याद है वो लेवल के अंदर हमने अच्छा पढ़ा था, इसको हम लेमिनेट भी करते हैं किसी पेंट से ताकि ये गर्म ना हो जाए, पता नहीं कुछ कुछ ऐसा कुछ भी पढ़ा था। तो उसकी रीजन ये होती है कि दो लेयर के बीच में जो गैप होता है, उस गैप के अंदर एक्चुअल में एयर फिल हुई होती है। तो एक्चुअल में जो हीट लॉस होता है वो सराउंडिंग में हो रहा होता है, ताकि ट्रांसफार्मर गर्म ना हो। ये इसका आंसर है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, वाई देर इज अ गैप बिटवीन टू लेयर ऑफ ट्रांसफार्मर, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एडी करंट सम एनर्जी इज वेस्टेड, सो इफ देर इज नो गैप, सो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। तो जब बीच में गैप होगा तो आपका जो हीट लॉस होगा वो सराउंडिंग में हो रहा होगा और ट्रांसफार्मर गर्म नहीं होगा। ये इसका आंसर है। गर्म हो जाता है तो गर्म इसलिए होता है कि आप गैप नहीं रखते। तो अगर आप दो लेयर के बीच में गैप होगा तो ड्यू टू एडी करंट जो पावर लॉस हो रही होगी वो सराउंडिंग में होगी, ट्रांसफार्मर की एक लेयर से दूसरी लेयर पे नहीं होगी। आपने अक्सर देखा होगा फ्रिज को दीवार से चिपका के नहीं रखना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए फ्रिज और दीवार के बीच में। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि फ्रिज के पीछे जो कंप्रेसर लगा होता है उसका काम होता है एनर्जी को रेडिएट करना, वो सराउंडिंग में एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा। तो अगर आप उसको दीवार के साथ चिपका के लगा देंगे तो जब कंप्रेसर से एनर्जी निकलेगी तो वॉल के ऊपर हमारे पास नॉर्मली पेंट हुए होते हैं जो रिफ्लेक्टर होते हैं, तो हीट रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा से ट्रांसफार्मर पे आपके पास क्या होगी, कंप्रेसर पे आएगी। इसलिए आपकी फ्रिज की कूलिंग कम हो जाती है। तो इसीलिए आप कुछ गैप रख लें ताकि कंप्रेसर से जो एनर्जी लॉस हो वो सराउंडिंग में हो जाए। ये इसका आंसर है। तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या लिखोगे, वाई देयर इज अ गैप बिटवीन टू लेयर ऑफ ट्रांसफार्मर, तो आंसर लिखोगे ड्यू टू एडी करंट पावर डेसिपेट इन ट्रांसफार्मर विच इज लॉस इन सराउंडिंग नॉट द सेकंड लेयर ऑफ ट्रांसफार्मर। 2 मार्क का आता है इसका सवाल। आंसर समझ में आया, किस किस को आंसर समझ में नहीं आया। तो जो मैंने आंसर दिया था किस किस को समझ में आया, करंट इंड्यूस होगा। एडी करंट का कॉन्सेप्ट यही तो था। एक्चुअल में एडी करंट ही पावर डेसिपेशन की बेसिक लॉस रीजन है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो पावर लॉस हो रही होती है आई स्क्वायर आर, उसमें आई का मतलब होता था एडी करंट, और एडी करंट ही पावर डेसिपेशन का कॉज है। तो आप पावर डेसिपेट सराउंडिंग में कराना चाहते हो, ना कि सेकंड लेयर ऑफ ट्रांसफार्मर पे, इसलिए देयर इज अ गैप। तो अगर आपके पास अच्छा ट्रांसफार्मर खरीदोगे तो आपको बाकायदा गैप नजर आएगा, और अगर आप सस्ता वाला ट्रांसफार्मर खरीदते हैं तो उसके अंदर वो जोड़ के रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब मैं इसके पास पे स्टार्ट कर रहा हूँ। पीडीएफ में इसकी भेज दूंगा तुम्हारे पास ना, बल्कि हो सकता है अभी भेज दूँ। एक सेकंड रुको, कौन सा था आपके पास, ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे ना। एक सेकंड रुको। सेकंड डेरिवेशन कॉपी करने दूँ। अच्छा, 1 मिनट दे रहा हूँ। सेकंड डेरिवेशन की अगर तुम कॉपी करने की बात करते हो, हम्म, सही, 1 मिनट लो।
ये ले आपके पास कुर्बान साहब। एक मिनट दो मुझे, मैं इसकी पीडीएफ बना रहा हूँ, भेजना हूं तुम्हारे पास अभी ग्रुप पे। तुम बात कर रहे थे सेकंड डेरिवेशन। सेकंड डेरिवेशन में आपने करंट की बात करनी है ना। जब करंट की बात करोगे तो इसका मतलब बनेगा आपके पास, ये यहाँ पे पहुंचेंगे आप, ट्रांसफॉर्मर नहीं, ये था ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब होगा सेकंड डेरिवेशन का मतलब बनेगा, तुम बात कर रहे हो पावर वाली की, तो पावर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर ऑफ प्राइमरी बराबर होगा पावर ऑफ सेकेंडरी की, ये सेकंड और ये रही थर्ड। करें जब तक कॉपी। ये लो, मैंने पूरी फाइल ही भेज दी हमारे ग्रुप के ऊपर, जिसके अंदर इसके सारे नोट्स हैं। अभी सेंड हो रही है, 13 MB की है, थोड़ा टाइम लेगी। 14 पेजेस हैं इसमें। इसमें ट्रांसफॉर्मर भी मौजूद है, इमोशनली। अब मैं इसके पासवर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। पीडीएफ फाइल मिल गई आप लोग को, ये बनाए। चलें, अब पासवर्ड स्टार्ट करते हैं इसके। देखते हैं कौन कौन सा सवाल मैंने किस किस बैच को नहीं कराया हुआ। ये आ गया, पहला सवाल ही पासवर्ड का खुला है। इसका सवाल आपके पास है, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड ही सवाल है पूरा। ये है आपके पास नवंबर 2009, नवंबर 9 का सवाल है, पेपर 2। ये नवंबर 9 का सवाल है। एग्जामिनर ने आपको एक ट्रांसफार्मर बना के दिया है, राइट। अ सिंपल आयरन कोर ट्रांसफार्मर as shown in this diagram, state why the primary secondary coil would be a copper core made by of iron। प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल जो होती है वो हमेशा आपके पास जिस सरफेस पे बैंड करते हैं वो आयरन की बनी हुई की होती है, किसी और मटेरियल की भी तो यूज हो सकती थी। इसका आंसर देंगे एहसन आदिल साहब। वाई सॉफ्ट आयरन कोर इज मेड बाय आयरन। जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल आपके पास रैप करते हैं आप, वो आयरन कोर के ऊपर ही क्यों रैप करते हैं। जी एहसन आदिल साहब, अली सिद्दीकी क्या आंसर देंगे।
आंसर शायद लिख के भेजा आपने। आंसर आपके पास आ रहा है सही है अली सिद्दीकी। आयरन इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, और ताकि इंडक्शन जो आसानी से हो सके। सही है, 1 मार्क के अंदर ये लिखेंगे आप, बिकॉज आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ओ लेवल से आपने पढ़ा था, इजी टू मैग्नेटाइज एंड इजी टू डीमैग्नेटाइज। बिल्कुल सही है, यही आंसर है। Suggest why the thermal energy is generated in the core when transformer is used up. Oh my god, कितने मार्क का है? 3 मार्क का है। Why thermal energy is generated in the core when transformer is used. अब 3 मार्क के लिए आपको 3 पॉइंट बताने होंगे। वो 1 मार्क का था तो आपने आंसर लिख दिया था, बिकॉज आयरन इज इजी टू मैग्नेटाइज, इजी टू डीमैग्नेटाइज एंड इंडक्शन विल प्रोड्यूस इजीली। 1 मार्क के लिए 1 पॉइंट लिखेंगे। अब इसके अंदर 3 मार्क्स लिखने पड़ेंगे। सजेस्ट व्हाई थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड इन द कोर व्हेन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। सोचिए क्या आंसर देंगे। इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था। बताएं आपके दिमाग में। पास सब हो रहा है कॉइल के अंदर से, तो हीट प्रोड्यूस होती है, और क्योंकि आयरन अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, तो पूरा आपका ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। आयरन हीट का अच्छा कंडक्टर है या इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा है? दोनों का है। नहीं, ये नहीं है। एक वर्ड इसमें आना है, वो नहीं तुमने इस्तेमाल किया। बोलो इसके अलावा कोई और आंसर दे, कोई साहब या कोई साहिबा। इसके अंदर हीट की बात कर रहा है। हीट इंडक्शन में कैसे जनरेट होती थी, मुझे ये बताओ। सर अली सिद्दीकी, वेरी सर गुड, बोलिए। तो ये देखे मीटिंग के अंदर ना एक बंदा आया हुआ है अराफ के नाम से, अराफ आसिफ आया हुआ है। ये हमारी क्लास में नहीं तो कॉमर्स पढ़ता है, यहाँ पे आया हुआ है। सर इसको आप इसकी कंप्लेन भी करें और इसको आप, मैं तो कहता हूँ ये चला गया सर, आप इसकी कंप्लेन करिएगा सर। ये काउंसिल वगैरह में भी उसकी ऐसी हरकतें कर रहा है, गलत बात है ना। कहते तो गलत और भी बहुत से लोग कर रहे हैं। नहीं सर, हम बेचारे मासूम लोग हैं। मैंने तुम्हारे नाम ही नहीं लिया। मैंने तुम्हारा नाम लिया, किसी का नाम लिया मैंने, तुम क्यों बोल पड़े? कोई और तो नहीं बोल रहे कि हम मासूम लोग हैं। उनके माइक काम नहीं कर कमजोर रहे। लोग ना गवाही देते हैं एक्चुअल में कि वो बहुत अच्छे हैं। जिनके दिल में चोर होता है ना, वही ऐसी बातें कर रहे होते हैं। चलिए इसका आंसर दें। अली सिद्दीकी साहब, आपने आंसर क्या दिया था? ड्यू टू एडी करंट देयर इज अ पावर डेसिपेशन ड्यू टू विच एनर्जी हीट। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो याद रखें आपके पास क्या आंसर देंगे आप इसका। ड्यू टू एडी करंट देयर इज अ पावर डेसिपेट। एडी करंट क्यों हो रहा होता है आपके पास? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस हो रहा होता था। अली तुमको 1 मार्क्स अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने लेंसेज लॉ का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। एक्चुअल में लेंसेज लॉ का कॉन्सेप्ट है, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स के चेंज होने से एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ आपके पास एडी करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि एडी करंट अपोज करेगा उस चेंज को जिससे वो खुद जनरेट हो रहा था। और जब ये एडी करंट उस, जो आपके पास हमदान ने बात बोली थी कि आयरन की इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगी तो पावर डेसिपेशन प्रोड्यूस होगी, एंड ड्यू टू दिस पावर डेसिपेशन हीट इज इंड्यूस्ड इन द ट्रांसफार्मर। ये कॉन्सेप्ट है। तो पहला मार्क मिलेगा लेंसेज लॉ के ऊपर, दूसरा मार्क मिलेगा एडी करंट के ऊपर, और एडी करंट की मदद से पावर डेसिपेट होगी इन टर्म्स ऑफ हीट। ये 3 मार्क्स मिलेंगे इसको। तो अब लिखोगे इसका आंसर क्या, व्हेन करंट, इसका आंसर क्या कोट करोगे आप? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इन चेंज, so due to change of magnetic flux, according to Lenz's law, eddy current will induce, and when this eddy current is multiplied the internal resistance of iron, so power dissipation will produce, and this power dissipation cause heating effect in transformer. ये इसका प्रॉपर आंसर है। तो एक सर मार्क एडी करंट कैसे प्रोड्यूस होगी? लो, एडी करंट की डेफिनेशन क्या थी?
आप मुझे बताओ, लेंसेज लॉ आपने पढ़ा था? लेंसेज लॉ क्या कहता था? लेंसेज लॉ कहता था कि किसी भी कॉइल में, अगर आप किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक ऐसा ईएमएफ जनरेट होगा जो अपोज कर रहा होगा उसकी मोशन को, जिससे वो खुद जनरेट था। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और ईएमएफ इन एनी कॉइल इज ऑलवेज अपोजिस द चेंज विच कॉजिंग इट। तो एक्चुअल में वो जो अपोजिंग ईएमएफ होगा, उससे जो करंट इंड्यूस हो रहा होगा उसी का नाम था एडी करंट। और वो एडी करंट जब आयरन की जो इंटरनल, सेकेंडरी पे इंड्यूस होगा, क्या 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 क्या? जो सेकेंडरी पे जो इंड्यूस होगा। नहीं, एक्चुअल में आपने किया क्या है, आपके पास दो कॉइल है। एक बात तुमने देखी नहीं गौर से, एक आपके पास है प्राइमरी कॉइल, एक आपके पास थी सेकेंडरी कॉइल। तो आप तो प्राइमरी के अंदर करंट को चेंज कर रहे थे, ये आपके पास प्राइमरी कॉइल थी, इसके साथ एसी सप्लाई लगाई हुई थी। ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल थी और इसको आपने वोल्ट। तो अभी मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी के अंदर मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो जब करंट चेंज हो रहा होगा, तो करंट के चेंज होने से आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा होगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस। तो दो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे होते हैं। एक तो आपके पास कौन सा ईएमएफ होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा उसका इम्पैक्ट जा रहा होगा सेकेंडरी के ऊपर, और एक ऐसा ईएमएफ होगा जो इसकी मोशन को अपोज कर रहा होगा। और इसीलिए इस कॉइल के अंदर क्या जनरेट हो रहा होगा, एडी करंट। क्या जनरेट होगा, एडी करंट। और वो एडी करंट जब इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा तो पावर डेसिपेशन आ रही होगी। एक जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा उसका इम्पैक्ट सेकेंडरी पे आ रहा होगा, और एक इसका अपोजिंग होगा जो इसके अंदर ही इंड्यूस हो रहा होगा, जो आपके पास एडी करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो याद रखें, जब भी किसी कॉइल में आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो रही होती है, और ईएमएफ हमेशा अपोज कर रही होती है उस चेंज को जिससे वो खुद इंड्यूस हो रहा था। इसका मतलब होगा इस ईएमएफ से आपके पास एक करंट जनरेट होगा, उस करंट को बोलते थे एडी करंट। और वो एडी करंट जब मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर होने के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, तो पावर डेसिपेशन आएगी, और वो पावर डेसिपेशन इन टर्म्स ऑफ हीट वेस्ट हो रही होगी। ये इसका आंसर था। आ गई समझ, थैंक यू सर। देखें कुर्बान, आपको मैंने क्या कहा था, आपने ऑल्टरनेटिंग करंट पास किया। जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे प्राइमरी कॉइल से, तो प्राइमरी कॉइल के अंदर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, राइट। जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से आपके पास एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, वो ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल के ऊपर शो हो रहा होगा, राइट। अब उस ईएमएफ के रिएक्शन के तौर पे हर एक्शन का रिएक्शन होगा। तो लेंसेज ने भी, साइंटिस्ट ने कहा था कि आपके पास जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो वो हमेशा अपोज करेगा उस चेंज को जिससे वो खुद प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसका मतलब होगा प्राइमरी के अंदर एक और आपके पास करंट जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन जाने वाले करंट के ऑपोजिट होगी। अगर आपके पास प्राइमरी में करंट इस तरह से जा रहा था, एक सेकेंड, करंट इस तरह से जा रहा था प्राइमरी में, ये करंट जा रहा था, राइट। तो जब आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होने से जो करंट इसमें जनरेट होगा, जिसको मैं एडी करंट का नाम दे रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। तो इसका मतलब होगा ये हीट लॉस प्रोड्यूस कर रहा होगा कॉइल के अंदर, और उसकी मदद से हीट वेस्ट हो रही होगी। आई स्क्वायर आर, ये कॉन्सेप्ट था। तो जब तक करंट पास होता रहेगा, एडी करंट की डायरेक्शन हमेशा पासिंग करंट के ऑपोजिट होगी। अगर पासिंग करंट लेफ्ट टू राइट हो, तो एडी करंट राइट टू लेफ्ट होगा। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक आपके पास करंट पास होता रहेगा। तो हर एक्शन का रिएक्शन होगा, तो एडी करंट ही एक्चुअल में रिएक्शन है किसका, पासिंग करंट का, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो था। उसके बाद अगला पार्ट क्या है, the root mean square voltage and the current in primary coil are Vp and Ip respectively. The root RMS value of current voltage in secondary coil is Vs and Vp. Explained by the difference, by the reference of direct current, what is meant by the RMS value of alternating voltage, alternating current। alternating current की RMS वैल्यू को डिफाइन करना है। क्या डेफिनेशन बताई थी, याद है किसी को, भूल गए? क्या थी RMS वैल्यू? भाई कॉपी खोल के घर में पढ़ें। सर याद नहीं आ रही यार। याद नहीं आ रही, कॉपी खुली हुई आपकी, लिखो डेफिनेशन। आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन होती थी, इट इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which produce same power dissipation across a load which is produced by alternating current. It is the value of steady current or constant current. It is the value of steady current which produce same power dissipation across a load which is produced by AC.
ये सेम पावर लॉस सेम आनी चाहिए। It is a value of steady current which produce same power dissipation across a load which is produced by AC। ये इसका आंसर है। उसके बाद एग्जामिनर बोलता है आपके पास शो करके बनाएं। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर Vp अपॉन Vs बराबर है Is अपॉन Ip के। आज ही की क्लास में प्रूफ कराया इसको मैंने। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए पावर ऑफ प्राइमरी बराबर होगा पावर ऑफ सेकेंडरी के। तो पावर ऑफ प्राइमरी का मतलब बनेगा Vp मल्टीप्लाई बाय Ip बराबर होगा Vs मल्टीप्लाई बाय Is। दोनों को इक्वेट करो, फॉर्मूला शो हो जाएगा। 2 मार्क के लिए था, तो आसान सवाल दे दिया था उसने। नवंबर 10। चलें, ये थोड़ा अच्छा सवाल लग रहा है इंडक्शन का। इसका रेफरेंस क्या है, ये सवाल आपने करना होगा। इसका रेफरेंस है आपके पास सर नवंबर 1043। हाँ, नवंबर 1043। बोलो। सर मेरे नाम से 2 लोग हैं क्लास में, एक मैं हूँ, पता नहीं कोई और भी आ गया है। उसको किक करते हैं, ब्लैक प्रोफाइल पिक है उसकी। तो ये झूठ बोल अगर रहा आ है गया सर। है, ये तो ब्लैक वाला ना हसान ओरिजिनल वाला है और ये वाला फेक वाला है। ये जो पर्पल के साथ HM लिखा हुआ है ना, ये फेक वाला है। तो आप किसकी बात तो पे भरोसा ये सही करोगे? मैं बता रहा हूँ, ये फेक वाला है। ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं और जो ब्लैक के साथ है ना वो ओरिजिनल हसान की आईडी था। आप इसको किक करेंगे फिर वो आपको वहां से तंग करेगा, इसलिए पर्पल वाले को किक करे। ये दोनों एक साथ पर्पल वाले को किक करते। सर आपने गलत बंदे को किक कर दिया। चलें ये सवाल कैसे करेंगे। इसका रेफरेंस है नवंबर 1043। एग्जामिनर आपसे बोलता है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल ऑफ द ट्रांसफार्मर, पोल ऑफ द मैग्नेट इज 89 मिली टेस्ला। Outside the region of the poles, the magnetic flux density is 0. A stiff copper wire is connected to the sensitive ammeter of resistance 0.12 ohms. A student move the wire at the constant speed of 1.8 meter per second between the poles in the direction parallel to the face of the poles. Calculate the magnetic flux between the poles of the magnet. बताएं कैसे करेंगे सवाल। जी अली 0.011 वॉट WB। रेफरेंस मैंने इसका क्या कहा था 0. मैंने रेफरेंस इसका बताया था आपके पास नवंबर 1043। क्वेश्चन नंबर 5। होल्ड करो 1 मिनट, अगला पार्ट दिखाता हूँ मैं। आपके वहां से भी आएगी तो ऐसे सवाल करेगी, ये बताना।
तो पहले पार्ट के अंदर आपको करंट गिवन था, राइट, कांस्टेंट स्पीड गिवन थी, और आपने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना था। तो फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता था फाई बराबर था बी डॉट ए के। तो आपको बी गिवन है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया लेंगे आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2.4, मगर दोनों सेंटीमीटर में, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 0.011 वेबर एरिया इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सही है हसान अहमद खान। फॉर्मूला बताओ, नहीं अप्लाई करो, मुझे आंसर बताओ। जैसे अली सिद्दीकी ने आंसर बताया था, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? क्योंकि फ्लक्स था फाई बराबर था बी डॉट ए के, तो आपने इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है इस पर। तो फाई बराबर है बी डॉट ए के, फॉर्मूला निकालो और उसके बाद फिर आंसर बताना। नवंबर 10 4/3, नवंबर 10/4/3, मेरे को मार्किंग स्कीम खोल लूँ मैं। नवंबर 10/4/3, नवंबर 10, नवंबर 10, एक मिनट रुको, नवंबर 10/4/3, क्वेश्चन नंबर 5। नवंबर 10/4/3। अच्छा, अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट बोलता है आपसे यूज योर आंसर, डिटरमाइन द वायर मूविंग बिटवीन द पोल मैग्नेट, द ईएमएफ इंड्यूस इन द वायर। सेकंड पार्ट में ईएमएफ बताना है। फर्स्ट पार्ट का आंसर मार्किंग स्कीम में जो गिवन है वो गिवन है आपके पास 1.01 इंटू 10⁻⁻4, -4 आ रहा है। अली सिद्दीकी तुम्हारे आंसर में -4 तो नहीं आ रहा था, तुमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था क्या? अली सिद्दीकी गलती की थी आपने, गलती की अली सिद्दीकी, तुमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट ही नहीं किया। याद रखें, फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला बनता था, फॉर्मूला क्या बनता था फ्लक्स निकालने का? फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला आपके पास था फाई बराबर था बी डॉट ए के। तो आपके पास बी जो गिवन था वो गिवन था 89 मिली टेस्ला, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो एरिया की जगह आप डालोगे 89 टाइम्स 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपको गिवन थी कितनी 5, मगर सेंटीमीटर में ना, तो -2 मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रेथ गिवन थी 2.4, ये भी सेंटीमीटर में, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर। अब इस पूरे को सॉल्व करो तो आंसर बनेगा 1.1 टाइम्स 10⁻⁻4 वेबर। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? ये आ गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में एग्जामिनर ने क्या गए, आपके पास अगले पार्ट में बोलता है यूज द आंसर, डिटरमाइन द वायर मूविंग बिटवीन द पोल्स, द ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। तो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या था?
जी अब निकालें आपके पास। आपसे पूछा था जी ईएमएफ निकालिए, व्हाट्सएप पे भेजेंगे मुझे अब आंसर आप। अब आपके पास टाइम कैसे निकालेंगे आप, तो याद रखिए ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला था आपके पास डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई तो आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मगर टाइम नहीं पता। स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, इसका मतलब बन जाएगा टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो डिस्टेंस जो होगा कॉइल के अंदर जो मूव कर रहा होगा वो एक्चुअली में मूव कर रहा होगा 2.4। तो डिस्टेंस लेंगे 2.4 सेंटीमीटर और स्पीड कितनी लेंगे 1.8 है मीटर पर सेकंड में। तो इसका मतलब बन जाएगा 2.4 इंटू 10⁻²। तो जब मैं 2.4 इंटू 10⁻² को डिवाइड करूंगा 1.8 से तो आपके पास टाइम आ जाएगा। राइट, निकालो टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है। तो टाइम की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो टाइम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.3 टाइम्स 10⁻²। तब आप टाइम की जगह ये डाल देंगे, ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स आ चुका था 1.1 टाइम्स 10⁻⁻4, टाइम की जगह आ जाएगा 1.3 टाइम्स 10⁻²। तो जब आप इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वोल्टेज जो आ रहा होगा, वोल्टेज आपके पास प्रोड्यूस होगा 8.0 टाइम्स 10⁻³ वोल्ट्स। ये आपके पास वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ बराबर था डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के। टाइम कैसे निकाला वो देख लें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्चुअल में वायर जो मूव कर रहा था वो आपके पास मैग्नेट के अंदर मूव कर रहा था, तो मैग्नेट के अंदर जो मूव करेगा टॉप से बॉटम तक मूव करेगा। तो इसका मतलब बनेगा टॉप से बॉटम तक का जो डिस्टेंस गिवन था वो 2.4 था। जो मैग्नेट की लेंथ थी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था कितना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था 5 और वर्टिकल डिस्टेंस है 2.4। तो डिस्टेंस लेंगे 2.4 सेंटीमीटर था 10⁻² डिवाइड बाय टाइम इज वेलोसिटी इज 1.8। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो आपके पास टाइम आ जाएगा 1.3 टाइम्स 10⁻²। तो ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला था डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो 1.1 डिवाइड बाय 10⁻² डिवाइड बाय दिस, तो ईएमएफ आ जाएगा ऐसे। अगला पार्ट करने के लिए आपके पास शो दैट द रीडिंग ऑफ एमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली, एमीटर की रीडिंग जो है वो आपके पास इतनी है 70 मिली एम्पियर। वोल्टेज निकाल चुके हैं आप, रेजिस्टेंस गिवन थी आपको, V इज इक्वल टू IR लगाओ। इसका मतलब होगा आपके पास फॉर्मूला लगेगा V इज इक्वल टू IR। तो आपने वोल्टेज प्रूफ किया है 8 टाइम्स 10⁻³ करंट इज अननोन, रेजिस्टेंस कितनी गिवन है 0.12। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 8 टाइम्स 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.12, क्योंकि 0.12 करंट आपके पास रेजिस्टेंस गिवन थे वायर की ऊपर वाले पोर्शन में। ये देखो ये लिखा हुआ है द एमीटर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 0.12 ohms। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हुआ करें उसको पहले अंडरलाइन कर लिया करें ताकि वो कहीं ना कहीं सवाल में इस्तेमाल हो रही होती है। तो आपको रेजिस्टेंस गिवन थी, आपको 89 मिली टेस्ला गिवन था, आपको स्पीड गिवन थी, आपको डायमेंशंस गिवन थी। ये सारी बातें मैंने अंडरलाइन कर ली हैं। उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा तो करंट का आंसर आपके पास आ जाएगा क्या चीज़, तो करंट का आंसर आपके पास आ जाएगा 0.70 मिली एम्पेयर आ रहा होगा, चेक करें। By reference of Lenz's law, a force act in the wire oppose the motion of the wire. The student who move the wire between the poles of magnet claim not have these force, not feel these forces. Explain. आपने पढ़ा था कि आपके पास अगर किसी वायर के अंदर आप मैग्नेट के अंदर मूव करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ एक ऐसी फोर्स जनरेट होगी जो उसकी मोशन को स्टॉप करना चाहती है। तो स्टूडेंट क्लेम करता है कि ऐसा उसको फील नहीं होता, उसका आंसर बताएं क्यों।
और कितने मार्क का सवाल है ये सवाल आपके पास है 2 मार्क का 3 मार्क का 3 मार्क का है। तो इसका मतलब होगा आपने पूरी कैलकुलेशन करके बतानी होगी। क्या देंगे इसका आंसर? अब देखें, आपने 3 मार्क के अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्चुअल में, F इज इक्वल्स टू बी आई एल। क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? आपने फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल्स टू बी आई एल। क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा था? तो F इज इक्वल्स टू बी आई एल से एक्चुअल में वो फोर्स निकलती थी जो वायर के ऊपर लग रही होती। बी आपके पास है 89 मिली टेस्ला। करंट आपके पास प्रूफ किया था 70 इंटू 10⁻³ मिली एम्पेयर। और लेंथ कितनी बता दी थी एग्जामिनर ने? वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो घूम रहा है वो गिवन है 5 इंटू 10⁻²। तो अगर आप इस स्नेप को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फोर्स आएगी, सॉल्व करो कितनी आ रही फोर्स? फोर्स आएगी 3 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। ये फोर्स आपके पास मिली पावर -3 है, तो इसका मतलब बन जाएगा आपके पास 3 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होगी वायर पे। और ये इतनी वीक फोर्स है जो आपके पास काउंट ही नहीं हो रही होगी, क्योंकि वायर का अपना वेट जो होगा इससे कहीं ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आपके पास वायर का, मैं मास की बात करूँ, मास इंटू ग्रेविटी, तो अगर आप कैलकुलेट करते हो, एक वायर लेते हो और वायर का मास ले लेते हो फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम्स, अप्रॉक्सीमेट 50 ग्राम बहुत कम है, तो 50 डिवाइड बाई 1000 करो, मल्टीप्लाई बाय 9.81 करो, तब भी आपका आंसर जो आएगा बड़ा आएगा एज कम्पेयर टू दिस फोर्स। तो दिस इज नेग्लिजिबल फोर्स, इसलिए स्टूडेंट को अपने हाथ में फील नहीं हो रही इस फोर्स को। आपने बाकायदा कैलकुलेशन की है और कैलकुलेशन के बाद आंसर बताया आपने। कैमरा हिला दिया तुमने। बंद कर दो कैमरा। यहाँ तक बात समझ में आई? तो एक्चुअली में आपने पूरी कैलकुलेशन की है और कैलकुलेशन के बाद आपने आंसर कोट किया है। कपड़ा है ना, उसके बाद नवंबर 10 4 3 का ही क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास है? क्वेश्चन नंबर 6। ये कैसे करेंगे? एग्जामिनर पूछता है पहले पार्ट में, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट, द वेरिएशन ऑफ द करंट इन साइनोसाइडल इज G. The variation of current with time is sinusoidal. Explain why, although current is not in one direction, only power is converted into the resistor. Current alternating नहीं है। Explain why, although current is not in one direction, only power is, सवाल लिख के भेज सकते हो उधर, मैंने चैट खोल दी है। पावर इज कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस। पूछे सवाल। करंट की डायरेक्शन बोल रहा है आपके पास ऑल्टरनेट हो रही है। पावर इज कन्वर्टेड इनटू द रेजिस्टेंस, फिर भी पावर कन्वर्ट क्यों हो रही है रेजिस्टेंस? क्योंकि पावर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था?
देखें एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, राइट, ऑल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा था आपके पास रेजिस्टर से। तो पूछा था कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट आपके पास रेजिस्टर से पास हो रहा है तो जो पीक वैल्यू करंट की पॉजिटिव है वही नेगेटिव है, तो पावर तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि करंट तो जीरो हो जाएगा। तो याद रखिए आपके पास एवरेज करंट जीरो हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला होता था I²R, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो इसका मतलब होगा पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट। तो याद रखें पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। पावर जो इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन ऑफ करंट के, क्योंकि अगर आपके पास +5 का स्क्वायर करो या -5 का स्क्वायर करो तो आपके पास आंसर 25 ही आएगा। चाहे -5 का स्क्वायर करो या +5 का स्क्वायर करो तो आंसर 25 ही आ रहा होगा। इसका मतलब होगा पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पावर का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। तो पावर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करो या -5 का स्क्वायर करो आंसर 25 ही आना है। इसका आंसर लिखेंगे पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट, ये इसका आंसर है। आगे बोलते हैं यूज द रिलेशनशिप बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। पावर एवरेज पावर कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम पावर कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस। ये कैसे करेंगे? अब आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना था कौन सा, पावर का, क्योंकि सवाल ही पावर का है। पूछता था रेशियो बताओ एवरेज पावर कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस एंड द मैक्सिमम पावर कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस। तो एवरेज पावर के लिए क्या लिखेंगे, पी एवरेज। तो पी एवरेज और मैक्सिमम पावर पी नॉट। तो पी एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया गया था, I/RMS स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय I0 स्क्वायर इंटू आर। कुछ याद आ रहा है? इसका मतलब बनेगा I/RMS बराबर होता था किसके, I/RMS बराबर हो जाता था किसके आपके पास, I/RMS बराबर हो जाता था I0/√2 के। इसका मतलब होगा मैं यहाँ पे लिखूंगा I0/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय I0 स्क्वायर इंटू आर। जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, I0 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा डिवाइड बाय I0 स्क्वायर। तो I0 स्क्वायर से I0 स्क्वायर कैंसिल तो 1/2, तो आंसर बनेगा 0.5। क्या ये बात समझ में आई? एग्जामिनर ने पूछा था पावर एवरेज अपॉन मैक्सिमम पावर। बस ये लास्ट सवाल है, हो गया तो बस ऑफ करता हूँ। अटेंडेंस ले लूँ मैं जरा। अटेंडेंस में तो 20 बच्चे क्लास में और 24 पहुंचे हुए होते हैं, इतनी फैन फॉलोइंग है मेरी। क्लास में 20 बच्चे और पहुंचे हुए 24 होते हैं। चलो सही, अटेंडेंस दे रहा हूँ मेरे को। तो अटेंडेंस लेने के लिए आपके पास बीम ID